राजधानी जयपुर में सांगानेरी गेट स्थित अग्रवाल कॉलेज में महाराजा अजमेर जयंती महोत्सव समारोह आयोजित किया गया। श्री मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार सभा की तरफ से कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि महाराज अजमेर अद्भुत कला में निपुण थे। उन्हें आभूषण सहित अन्य कार्यों में बेहद लगाव था। स्वर्णकार समाज देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम करता है। स्वर्णकारों का काम पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। महाराजा अजमेर ने परंपरा को आगे बढ़ाने का काम भी किया। कर्म ही पूजा है, किसी भी काम को निष्ठा से किया जाए। जो कला आपके पास है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। ये तमाम बातें कही। हमारा ये समाज जनमानस के अंदर एक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप वो लोग हैं जो आमदन आप पर विश्वास करता है। अभी सोनी जी कह रहे थे, अरे मैंने कोई गलत नहीं कहा। मैं यही कहना चाहता हूं आप लोगों से, वो किसी पर भी विश्वास नहीं करेगा। अगर कहीं दूसरी जगह गलती से अगर वो जयपुर से बाहर रहता है या किसी कस्बे से बाहर रहता है, अगर किसी दूसरे सुनार के पास भी अगर वो चला गया तो वहां से वापस आकर के एक जो परंपरागत जो उसका सुनार है उसके पास जरूर जाएगा और उसी के ऊपर वो विश्वास करेगा। क्योंकि हमने देखा है आपके जो संबंध हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी है। किसी की 10 पीढ़ी, 20 पीढ़ी, 25 पीढ़ी ध्यान नहीं है, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि जिनके यहाँ हम जाते हैं हमारे बच्चे भी उनके यहाँ जाने लग गए। हमारे पिताजी को भी देखा है, दादाजी को भी देखा है और उन्होंने कहा कि ये तो हमारे पुश्तैनी है। लगातार हम यहीं आते हैं, यहीं से सामान खरीदते हैं। और उसमें ये और कहना चाहता हूँ, आप कैसा भी दे देना लेकिन विश्वास कायम उसी में रहता है और विश्वास के साथ वो भरोसा करता है। और इसलिए समाज में आपका स्थान है। समाज में लोग आपका विश्वास करते हैं। आपका वो विश्वास कायम रहे, इसके लिए हमें आगे बढ़ना है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अजमेर जी महाराज को कि उन्होंने उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए समाज के अंदर जो काम किया और उन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। ये परंपरा वो है, ये कम नहीं होगी, दिन रात आगे बढ़ती ही जाएगी। जयपुर के जामटोली में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का 9वां राष्ट्रीय अधिवेशन का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 9वें त्रिवार्षिक राष्ट्रीय अधिवेशन का दीप प्रज्वलित करके शुभारंभ किया। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना के साथ में की गई। मुख्यमंत्री के साथ में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और संघ के वरिष्ठ प्रोफेसर और अधिकारी भी मौजूद रहे। 3 दिवसीय अधिवेशन में देश भर के 29 राज्यों से लगभग 3200 शिक्षक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं और इस साल अधिवेशन का मुख्य विषय शिक्षक राष्ट्र के लिए रखा गया है। भारत को विश्व की सबसे बड़े तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाला देश बना दिया। देश में यशस्वी देश को स्वदेशी को केंद्रित कर नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया। आत्मनिर्भर भारत, सशक्त भारत, समृद्ध भारत की ओर बढ़ता भारत आज लगने लगा है कि भारत फिर से अपने पुराने वैभव की ओर बढ़ रहा है। उसका अपना पुराना खोया हुआ वैभव लौट रहा है। भारत की महान गुरु शिष्य परंपरा के इस शाश्वत आयोजन में देश भर से LKG से PG तक पढ़ाने वाले शिक्षकगण भाग लेने के लिए पधारे हैं। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राष्ट्र के हित में शिक्षा और शिक्षा के हित में शिक्षक और शिक्षक के हित में समाज का सिद्धांत लेकर देश भर से काम करने वाले राष्ट्रभक्त शिक्षकों का संगठन है। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि एक आदर्श शिक्षक से चरित्र, कर्तव्यनिष्ठ और अपने विषय का पूर्ण ज्ञाता होना चाहिए। शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है और उसके हाथों में ही भविष्य का निर्माण और विनाश होता है। आज देश भर से हजारों शिक्षक कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं। तो यह केवल एक सम्मेलन नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण के संकल्प का महायज्ञ है। यह मंच वो है जहां राष्ट्र के हित में शिक्षा और शिक्षा के हित में शिक्षक और शिक्षक के हित में समाज का त्रिसूत्रीय वाक्य जो है उसको साकार करने के लिए हम निकले हैं। मित्रों,
मैं ये भी कहना चाहता हूं, क्योंकि इस देश के अंदर जो आपदाएं झेली है, क्यों इस देश में कभी हूण आए, कभी कुषाण आए, कभी इस्लाम आया तो अंग्रेज आए, उन्होंने जिस तरह से हमारी पीढ़ियों को, आप सभी महसूस करते होंगे कि उन्होंने कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं, उनके अंदर कितना मनोबल उनके अंदर होगा, जिन्होंने सभी को परास्त करते हुए इस राष्ट्र की इति को रखने का काम किया। हमें यह भी सोचना होगा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आज आवश्यकता इस बात की है कि राष्ट्र की संस्कृति, राष्ट्र का विचार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के चित्तौड़गढ़ दौरे पर जिला कार्यालय में भव्य स्वागत हुआ। जिला अध्यक्ष रतन गाडगी के नेतृत्व में आयोजित वृहद जिला कार्य समिति की बैठक में सांसद सीपी जोशी, सहकारिता मंत्री गौतम दत्त, विधायक चंद्रभान सिंह आक्या, सुरेश धाकड़, पूर्व विधायक अशोक नवलखा और बद्री जाट सहित नवीन दायित्ववान पदाधिकारी मौजूद रहे। नवीन कार्यकारिणी गठन के बाद ये पहली बड़ी बैठक थी जिसका संचालन जिला महामंत्री रघु शर्मा ने किया। जिला अध्यक्ष ने स्वागत उद्बोधन दिया है। और अब बात प्रतापगढ़ की करेंगे, जहां पर राजस्थान सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय नंदलाल मीणा को श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता प्रतापगढ़ पहुंचे हैं। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेठम के आगमन पर सर्किट हाउस में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद में उन्होंने अंबा माता स्थित स्वर्गीय नंदलाल मीणा के निवास पर पहुंचकर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करके परिजनों से मिलकर के शोक संवेदना जाहिर की है। तो वहीं इसी दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी प्रतापगढ़ पहुंचते हैं और इसके बाद में बीजेपी जिला कार्यालय पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। आदरणीय नंदलाल जी के बारे में आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और श्रद्धांजलि के निमित्त आज इस कार्यक्रम में अपने सब एकत्रित आए। मैं भी नहीं सोचता था कि इस कार्यालय के अंदर पहली बार जब प्रवेश करूंगा तो स्वर्गीय। और अब सिरोही के आबू रोड से खबर, जहां पर सूने मकान में फिर दूसरी बार हुई चोरी की वारदात। चोरों ने मकान की दूसरी मंजिल पर एक कमरे को निशाना बनाया। अज्ञात चोरों ने लोहे के सरिये से ताला तोड़ करके चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर मकान के अंदर घुसकर अलमारी को तोड़ करके बिखरा सामान ले जाते हैं। बीजेपी नेता शैलेश प्रजापति के घर में चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। सूचना पर शहर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। मकान मालिक से पुलिस ने जानकारी लेकर के अज्ञात चोरों की तलाश शुरू की है। शहर थाना क्षेत्र के पारसी चाल गुजराती कॉलोनी की एक घटना बताई जा रही है। प्रतापगढ़ में राजस्थान पुलिस की तरफ से चलाए जा रहे राज्यव्यापी ऑपरेशन जागृति चरण 4 के तहत जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय से हरी झंडी दिखा करके की गई। इस मौके पर एएसपी बलवीर सिंह और बाल संरक्षण सलाहकार सिंधु बिनुजित उपस्थित रहे। रैली पुलिस महानिरीक्षक उदयपुर रेंज गौरव श्रीवास्तव के दिशा निर्देश और जिला पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के निर्देशन में आयोजित की गई। रैली में कालिका यूनिट पुलिसकर्मी, सामाजिक कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। नमस्कार, मेरा नाम सिंधु बिनोजीत है। मैं बाल संरक्षण सलाहकार हूँ उदयपुर संभाग पर। यूनिसेफ एंड पुलिस डिपार्टमेंट का प्रोग्राम देख रही हूँ चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए। आज जो ऑपरेशन जागृति चरण 4 का आगाज किया गया है रैली का, और ये कार्यक्रम पुलिस हेडक्वार्टर के ऑर्डर लेटर के तहत में हो रहा है, जिसमें हमारे आईजी गौरव श्रीवास्तव के निर्देशन में और एसपी साहब प्रतापगढ़ के मार्गदर्शन में एडिशनल एसपी सर ने इसको आयोजित किया है। इसमें हमने सुरक्षा सखी, पुलिस मित्र, ग्राम रक्षक के साथ में सभी थानों पे बैठक की है। पॉक्सो को लेकर, पॉक्सो जो कानून है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, ये उसके बारे में जागरूकता फैलाता है ताकि 18 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ में किसी भी प्रकार का यौन शोषण ना हो।
कोटा शहर में एक बार फिर से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। बोरखेड़ा थाना क्षेत्र में स्थित एक हॉस्टल की 6ठी मंजिल से नीट की तैयारी कर रही छात्रा गिर जाती है। हादसे में छात्रा गंभीर रूप से घायल हुई है। उसकी रीढ़ की हड्डी और कमर में कई जगह फ्रैक्चर भी हुए हैं। फिलहाल छात्रा की हालत काफी नाजुक है। हॉस्टल इंचार्ज ने बताया कि घायल छात्रा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के रसूलपुर गांव की रहने वाली है और पिछले 2 साल से कोटा में रह करके नीट परीक्षा की तैयारियां कर रही थी और बोरखेड़ा इलाके के कोरल पार्क स्थित रॉयल एलिना हॉस्टल में भी रह रही थी। शुक्रवार रात करीब 8:30 बजे यह दर्दनाक हादसा हुआ। जैसलमेर के रामदेवरा में पीने के पानी की नियमित सप्लाई नहीं होने से लोग काफी परेशान हैं। पिछले कई दिनों से अधिकांश स्थानों पर पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। ऐसे में ग्रामवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं जिन स्थानों पर सप्लाई की जा रही है वहां पर सिर्फ बदबूदार और गंदा प्रदूषित पानी आ रहा है, जिस वजह से लोगों में काफी गुस्सा है। इस संबंध में ग्रामीणों और रामदेवरा सरपंच और जलदाय विभाग के अधिकारियों को इसका वीडियो बना करके जानकारी भी उपलब्ध करवाई है। और अब खबर जालौर के भीनमाल से, जहां पर शहर के वार्ड नंबर 2 में स्थित उचित मूल्य की दुकान पर पिछले कई महीनों से पोस्ट मशीन के खराब रहने के कारण उपभोक्ताओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राशन विक्रेता ने बताया कि पिछले 6 महीने से मशीन में फिंगरप्रिंट सेंसर की दिक्कत बनी हुई है। 2 बार जयपुर भेजा गया लेकिन कोई भी सुधार नहीं हो पाया। उन्होंने बताया कि मशीन की क्वालिटी अच्छी नहीं होने से फिंगर स्कैन नहीं हो रही है। वहीं सर्वर भी बार बार डाउन हो जाता है। इससे राशन लेने आने वाले उपभोक्ताओं को खाली हाथ लौटना पड़ता है। ये सबसे 6 महीने से बार बार अंगूठा नहीं ले रही, हाथ धो के आओ, हाथ धो के बोलती है। कितने दिनों से दिक्कत आ रही है? 6 महीने से 6 महीने से 2 बार जयपुर भेजी है, फिर वापस लेकिन इसका समाधान नहीं हुआ, जिससे कई लोगों को परेशानी आ रही है। हम भी परेशान होते हैं, लोग भी परेशान होते हैं। ये बात क्या आपने उच्च अधिकारी से अवगत करवाई? सबको बता दिया, लेकिन क्योंकि जयपुर भेज दो, जयपुर भेजी 2 बार, लेकिन उसका समाधान नहीं हुआ है। ऐसी कह के बात कोई सिंगर इसे साइन नहीं किया। ये सबसे 6 महीने से झुंझुनू में इन दिनों वायरल बुखार, खांसी, जुकाम और मौसमी बीमारियों का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। अस्पतालों में रोजाना मरीजों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। मौसमी बीमारियों के साथ ही डेंगू के रोगियों का आंकड़ा भी बढ़ा है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ सितंबर माह में जिले में डेंगू के 28 नए मरीज सामने आए हैं, जिससे कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 66 तक पहुंची है। खास बात यह है कि आप डेंगू केवल शहरी क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रह पाया है, बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी फैला है। ग्रामीण क्षेत्र में संक्रमण का फैलाव स्वास्थ्य विभाग के लिए चुनौती बना हुआ है। अभी इस साल अगस्त के अंदर 26 केस डेंगू के आए और अभी सितंबर के अंदर 28 केस आए हैं। तो पिछले साल की तुलना में ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा केस बढ़े हैं। बारिश हुई है तो वायरल जो फीवर उसके पेशेंट बढ़े हैं। बाकी चिंता का विषय नहीं, क्योंकि हमारी जो मेडिकल की टीम है वो लगातार काम कर रही है। फील्ड में लगातार एंटी लार्वल एक्टिविटी की जा रही है। और जैसा कि जिला कलेक्टर महोदय ने जिला स्वास्थ्य समिति की मीटिंग के अंदर निर्देश दिए कि 7 नई फॉगिंग मशीन खरीदी जाएंगी, उसके फलस्वरूप हमारे जिले के अंदर सभी जो सीएस इंचार्जों को हमने निर्देश दिए तो 12 नई फॉगिंग मशीन सीएससी लेवल पर खरीदी गई है, जिससे निश्चित रूप से आसपास के क्षेत्र में फायदा होगा। अभी वर्तमान में मेडिकल टीम घर घर जाकर के सर्वे कर रही है और उसके दौरान एंटी लार्वल एक्टिविटी भी कर रही है और साथ में फॉगिंग मशीन। जगदलपुर से है, जहां पर सच बेधड़क की बेबाक पत्रकारिता को सम्मान मिला है। दरअसल बस्तर सांसद महेश कश्यप और कांकेर सांसद भोजराज नाग ने सच बेधड़क के संवाददाता आरव सिंह राजपुरोहित और सहयोगी विशाल सोनी को विश्व प्रसिद्ध 75 दिन तक चलने वाले बस्तर दशहरे मेले की बेहतर पत्रकारिता के लिए सम्मानित किया है। और अब बात बस्तर के जगदलपुर की करेंगे, जहां पर देश के गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जगदलपुर बस्तर दौरे पर रहे। जगदलपुर में मुरिया दरबार में शामिल होने के बाद जब लालबाग मैदान की तरफ प्रस्थान किया तो इस दौरान जगह जगह पर सड़कों पर गड्ढे दिखाई दिए। हालांकि जब भी कोई बड़ा नेता या मंत्री का दौरा रहता है तो प्रशासन पहले से ही इन गड्ढों को भरती भी है, लेकिन इस बार प्रशासन पूरी तरह से नाकाम रहा।
देश के गृह मंत्री अमित शाह बस्तर दौरे पे थे और विकास की बातें कर रहे थे, लेकिन जिस विकास की बात कर रहे थे, जिस विकास के रास्ते से निकले हैं, सिरासार भवन से लालबाग के लिए निकले, वो यही जगह थी। यहाँ से होते हुए अमित शाह निकले हैं और इसी रास्ते से निकले हैं। नगर निगम प्रशासन और ट्रिपल इंजन की सरकार होते हुए भी किस स्थिति से गुजरना पड़ रहा था यहाँ पर देश के गृह मंत्री को। आप देख सकते हैं किस तरह से टू व्हीलर चालक अभी गिर जाते तो यहाँ पर क्या हालात रहे होंगे। आखिरकार गृह मंत्री जी विकास की बातें बोल तो रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को लज्जित भी महसूस करते होंगे इन रास्तों से निकले हुए। आखिरकार जगदलपुर के अंदर हो क्या गया है कि इन रास्तों को ठीक नहीं किया जा रहा। गृह मंत्री के आने से पहले यहाँ पर कंक्रीट डाली गई थी, लेकिन वही बरसात ने निकाल दी। अब इस मामले में क्या प्रशासन कुछ कार्रवाई करेगा या इतिश्री। कैमरामैन विशाल सोनी के साथ आरव सिंह, सच में जगदलपुर बस्तर। बस्तर में 26 अगस्त को आफत बनकर बरसी भयंकर बारिश ने चारों तरफ तबाही मचाई है। बाढ़ से जनहानि हुई, घर जमींदोज हुए हैं, सड़क पुल पुलिया टूट चुके हैं और लोग बेघर हुए हैं। चारों तरफ हानि ही हुई। इस घटना को लगभग 40 दिन बीत चुके हैं, लेकिन बाढ़ का दर्द अभी भी बस्तर में बना हुआ है। बाढ़ की वजह से टूटे पुलिया और सड़कों को सुधारा भी नहीं गया है। शासन प्रशासन से क्षतिग्रस्त सड़कें और पुलियों की मरम्मत की मांग के बावजूद समस्या बनी हुई है। प्रशासन की अनदेखी से परेशान होकर के ग्रामीणों ने आज श्रमदान करने का बीड़ा उठाया है। ग्रामीण सामग्री लेकर टूटे सड़क पर पहुंचे हैं और सड़क निर्माण कार्य में जुटे हुए हैं। मैं ग्राम पंचायत बारूपाटा सरपंच हूँ और मेरा नाम मनीराम गंजाम है। क्या कर रहे हैं आज आप? हम लोग आज एक पुलिया है, 50 दिन पहले एक बाढ़ आई थी, उस बाढ़ में बह गया था एक पुलिया, उस पुलिया को श्रमदान कर रहे हैं हम लोग। आज पूरे गांव के लोग मिल करके खाना वाना का व्यवस्था करके आज अपने खुद की स्वयं से हम लोग करवा रहे हैं। शासन प्रशासन को तो हम लोग बहुत दिन से बोल चुके हैं, जनपद गए, कलेक्टर ऑफिस पास गए, विधायक के पास गए, पूरे शासन, लेकिन आज तक कुछ नहीं कर पाया। इसलिए हम लोग आज पूरे गांव के लोग ने दोनों पंचायत के मिल के सालेपाल और बारूपाटा का मार्ग है, मुख्य मार्ग है, और हम लोग इस मार्ग से सालेपाल बाजार जाते हैं और इसी मार्ग से अपने बारूपाटा में राशन दुकान आते हैं और इसी पंचायत से सालेपाल के लोग बाजार भी आते हैं। बारूपाटा शनिवार बाजार बैठता है। ऊपर से अपने बारूपाटा से बाजू में लगा है मिचनार, जो बहुत ही बस्तर के लिए फेमस जगह है। उस जगह में कई लोग देखिए, बाढ़ आए हुए करीबन 40 से 50 दिन हो चुका है और ये जो मार्ग है मुख्य मार्ग है, इसी मार्ग से ही सभी लोगों को आना जाना है और ये पर्यटन स्थल भी है। इन लोगों ने जनपद के पास भी गया, जनपद ऑफिस गए, स्थानीय विधायक के पास भी गए और कलेक्टर ऑफिस भी गए। शासन प्रशासन सभी को गुहार लगाए और नहीं सुनने की स्थिति में आज गांव पूरे ग्रामीण लोग मजबूर हैं कि खुद ही आकर श्रमदान बना करके इस पुलिया को बनाएं। दिक्कत तो होता था, यहाँ मेन रोड है, मतलब इधर से पर्यटन स्थल भी पड़ता है मिचनार में, वहाँ जाने के लिए लोगों को बहुत परेशानी हो रहा था। या हमारे गांव के बारूपाटा और सालेपाल के बीच से मतलब आना जाना ही बंद हो गया था, मतलब और कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि हमको जाने के लायक का। तो इसीलिए हम लोग गाँव वाले पूरे निर्णय लिए हैं कि इसको हम लोग शासन प्रशासन तहसीलदार मैडम जैसे जनपद सीओ दोनों जगह हम लोग गए थे, तो कहीं से कुछ हुआ नहीं, तो कुछ मुआवजा भी दो तो हम लोग सहयोग के हिसाब से करेंगे, ये भी बात कहे हम लोग। लेकिन उससे भी शहर के बजरंगपुर नवागांव वार्ड में रविवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ है। काम करने के लिए महिलाएं खेत की मेड़ में पहुंचती है, तभी महिलाओं पर अचानक से मधुमक्खियों का बड़ा झुंड टूट पड़ा। इस हमले में एक महिला और एक पुरुष की मौत हो जाती है, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हुए। हमारे वार्ड से कुछ किसान एक दूसरे की मदद करने के लिए अपने अपने खेत में जाते हैं। इसी प्रकार करगा छांटने, नींदा बन निकालने के लिए 5 बनिहारिन गाँव का ही एक इंदल साहू नाम के खेत में नींदने के लिए कल पहुँचे। करीब 10 बजे पहुँचते ही वहाँ पे मेड़ से जो भोड़ू रुई से वहाँ से हम 9:30 बजे से घर से निकले हैं, 10 बजे पहुँचे हैं। थैला बसला रखे रहे, ओकर बाद जून के जुमई से हमन खेत में गोल्डन 2 झन मन सब मन इधर इधर भागी, 3 झन रिश्ते मन है
ओकर बाद रेलवे कैसे आवत मोर खुद पता। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में बीरनपुर कांड को लेकर के जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रेस वार्ता आयोजित की है। प्रेस वार्ता की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष यानी कि आशीष छाबड़ा ने की है। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसे सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश बताया। आशीष छाबड़ा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस मामले में निष्पक्ष और तुरंत कार्रवाई की है। बीरनपुर घटना को लेकर आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हर जिले में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसमें बीरनपुर की घटना को कैसे राजनीतिक षड्यंत्र के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने इसका फायदा लिया और लोगों को उकसाने के लिए किस प्रकार की भाषा और भाषण का उपयोग किया, वो आज सीबीआई की चार्जशीट से सभी चीजें सामने निकल कर आ गई। 8 अप्रैल 2023 की घटना और 10 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के उस समय के अध्यक्ष अरुण साहू जी जो आज डिप्टी सीएम है और पीडब्ल्यूडी के मंत्री हैं, उन्होंने 10 तारीख को भड़काऊ भाषण दिया और दंगा फैलाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने अभी विधायक ईश्वर साहू जी ने उस समय कांग्रेस के जो कार्यकर्ता का नाम लिया था या जिसको लेकर कांग्रेस को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा था, सीबीआई की पूरी चार्जशीट में उसका नामो निशान नहीं है। जब उस समय की तत्कालिक सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए जो एफआईआर दर्ज की, जिनके ऊपर में कानूनी कार्रवाई की गई,